Hello everyone, I welcome you all again. And so today we are going to discuss another important topic of sociology, which is related to social change. And the name of topic is evolution. सो एवोल्यूशन में हम सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे, एवोल्यूशन क्या होता है इसका मीनिंग देखेंगे। फिर उसके बाद सोशल एवोल्यूशन क्या होता है, क्योंकि हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हमें सोशल एवोल्यूशन समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद कुछ थिंकर्स हैं जैसे कि अगस्त कॉम्ते है, उसके बाद लुइस हेनरी मॉर्गन है, उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर है, इनको हमें देखना है। फिर उसके बाद एवोल्यूशन के टाइप्स देखेंगे हम। उसके बाद जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एवोल्यूशन है, हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है। एवोल्यूशन एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है एलियर, उससे डिराइव हुआ और इसका मतलब है टू डेवलप और टू अनफोल्ड। ओके, मतलब कि डेवलप होना, मतलब जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जैसे ह्यूमन होमोसेपियन है, ह्यूमन स्पीशीज है जो होमोसेपियंस, ये इवॉल्व हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इन्होंने न्यू कंडीशंस, जैसे चेंजेस आए हैं, जैसे एनवायरनमेंट चेंजेस आए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं उनको अडेप्ट करने के लिए इन्होंने इवॉल्व किया। सेम ये बिल्कुल, ये एवोल्यूशन का मतलब यही है कि इवॉल्व होना और अडेप्ट करना न्यू चेंजेस को, उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है एवोल्यूशन का, ये अप्लाई होता है मोर प्रिसाइजली इंटरनल ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल ग्रोथ है उस पे अप्लाई होता है ये जो कंसेप्ट है एवोल्यूशन का। ठीक है, हम उसके बाद देखते हैं सोशल एवोल्यूशन क्या होता है। तो ये जो टर्म है एवोल्यूशन, ये बारो हुई है बायोलॉजिकल साइंस से। सोशियोलॉजी में जो सोशल एवोल्यूशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो वर्ड है एवोल्यूशन, ये बोरो की गई है बायोलॉजिकल साइंस से। आपने जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी पढ़ी होगी, तो ये उसी से ये जो एवोल्यूशन है ये हमने डिराइव किया है। तो उसके बाद ये जो टर्म है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इसने रिप्लेस किया है सोशल एवोल्यूशन ने इसको सोशियोलॉजी में रिप्लेस किया। ओके, तो हम जैसे हमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जो कि ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है कि ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, कैसे वो इवॉल्व होते हैं। तो हम सेम वैसे सोसाइटी कैसे इवॉल्व होती है, ह्यूमन सोसाइटी कैसे इवॉल्व होती है, उसे हम क्या कहेंगे, सोशल एवोल्यूशन। तो हमने सोशल एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि हमारी सोसाइटी कैसे इवॉल्व होती है। ओके, उसके बाद हम आगे, पहला जो हमारा थिंकर है अगस्त कॉम्ते, तो उन्होंने उनकी थ्योरी क्या थी सोशल एवोल्यूशन के रिलेटेड, उन्होंने क्या थ्योरी दी है सोशल एवोल्यूशन की, तो हमने वो पढ़नी है। तो अगस्त कॉम्ते ये एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं और सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो इन्होंने थ्री स्टेजेस ऑफ सोशल एवोल्यूशन जो है वो दी है। जो तीन स्टेजेस है वो कौन सी हैं, एक है थियोलॉजिकल स्टेज, एक है मेटाफिजिकल स्टेज और एक है साइंटिफिक और पॉजिटिव स्टेज। ओके, तो अब पहली थियोलॉजिकल स्टेज क्या है। थियोलॉजिकल स्टेज में क्या होता है कि जो लोग हैं वो किस पे विश्वास करते हैं, सुपर नेचुरल बीइंग और डिवाइन फोर्सेस पे। जब वो उनका मानना ये होता है कि जो सोसाइटी में, मतलब जो नेचर में कुछ भी हो रहा है, जो नेचर में कोई भी चीज़ घट रही है, उसके पीछे किसका हाथ है, सुपर नेचुरल बीइंग का, या फिर कोई डिवाइन फोर्स है जैसे गॉड हो गया, स्पिरिट हो गया, या किसी का। तो उनकी इतनी थिंकिंग डेवलप नहीं हुई होती, कोई भी चीज़ घटती है जैसे कि कोई डिजास्टर हो गया कुछ भी, तो वो कहते हैं कि इसके पीछे भगवान का हाथ है, या फिर किसी और डिवाइन फोर्स का हाथ है, या फिर किसी स्पिरिट या फिर किसी और चीज़ का हाथ है। इसको क्या बोलते हैं हम, थियोलॉजिकल स्टेज। अब दूसरी स्टेज क्या आती है, इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट आती है सोसाइटी में, और ये एक ट्रांजिशनल फेज होता है पॉजिटिव और थियोलॉजिकल स्टेज के बीच में। जो सोसाइटी होती है वो क्या कर रही होती है, थियोलॉजिकल स्टेज से पॉजिटिव स्टेज की तरफ जा रही होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटाफिजिकल स्टेज। तो मेटाफिजिकल स्टेज में क्या है, जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे क्या करती है, सुपर नेचुरल जो एक्सप्लेनेशन है उससे आगे बढ़ के, तो वो एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग्स की तरफ बढ़ने लगती है। तो वो जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, वो वो करने लगते हैं, वो एक्सप्लेनेशंस ढूंढने लगते हैं कि अगर कोई चीज़ हो रही है सोसाइटी में, अगर कोई चीज़ हो रही है नेचर में, तो उसके पीछे कोई ना कोई कंसेप्ट होगा, या कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा। तो ये जो प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स हैं ये डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आती है, सबसे लास्ट में आती है पॉजिटिव स्टेज और साइंटिफिक स्टेज, और ये प्योर स्टेज है। इसमें क्या होता है, जो ये सबसे एडवांस्ड
स्टेज है। इसमें क्या होता है, जो साइंटिफिक थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है ह्यूमैनिटी में। तो ह्यूमन थिंकिंग में और ह्यूमन पर्सपेक्टिव में क्या होता है, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक मेथड्स का यूज होता है। अगर कोई भी चीज हो रही है, कोई भी घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको रीजनिंग और उसको देने के लिए या फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया जाता है, साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाता है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टेज। ठीक है, पहली में हमने पढ़ा थियोलॉजिकल स्टेज में क्या होता है, वो बिल्कुल ही सुपर बीइंग में या सुपर पावर्स में बिलीव करते हैं कि कोई भी नेचर में कोई डिजास्टर आ गया या कुछ भी आ गया, तो वो क्या हो गया, थियोलॉजिकल स्टेज। उसके बाद आ गया मेटाफिजिकल स्टेज। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे से क्या होता है, सोसाइटी ट्रांजिट फेज में जाती है और वो धीरे धीरे कुछ कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को डेवलप करना शुरू कर देती है और रीजंस देना स्टार्ट कर देती है धीरे धीरे कि इसके पीछे ये रीजन है, इसके पीछे ये रीजन है, अगर ये हो रहा है ऐसे हो रहा है। तो उसके बाद आती है सबसे प्योर स्टेज, जिसको बोलते हैं हम पॉजिटिव स्टेज या साइंटिफिक स्टेज। इसमें क्या होता है, बिल्कुल एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के साथ और साइंटिफिक मेथड्स के साथ ये प्रूव किया जाता है कि इसके पीछे क्या रीजन है। ये होता है अगस्ट कॉम्ते की जो थ्योरी है सोशल एवोल्यूशन की, इसमें ये दिया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं लुइस हेनरी मॉर्गन। जो ये थे, ये एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिन्होंने थ्योरी की प्रपोज सोशल एवोल्यूशन की। और इनके भी तीन मेन स्टेजेस हैं। इनकी है सेवेजरी, उसके बाद बार्बरिज्म, उसके बाद सिविलाइजेशन। तो हम पहले पढ़ेंगे सेवेजरी क्या है। सेवेजरी में क्या है, ये कहते हैं कि जो सेवेजरी में क्या है, ये अर्लीस्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन होते हैं वो हंटर्स गैदरर्स की तरह रहते हैं और वो क्या करते हैं, बेसिक टूल्स का यूज करते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए। जो बेसिक टूल्स हो गए, जैसे कि वो आप देख सकते हैं जो अर्ली मैन है, अर्ली मैन बिल्कुल ये वही है। जो हंटर गैदरर्स जो हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल बेसिक लाइफ जीते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सेवेजरी। उसके बाद आता है बार्बरिज्म। उसके बाद बार्बरिज्म आता है। तो बार्बरिज्म में क्या है, थोड़ा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता है और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। उसमें क्या होता है, जो ह्यूमन क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं एग्रीकल्चर की और एनिमल्स को टेम करना स्टार्ट कर देते हैं, डोमेस्टिकेट करना शुरू कर देते हैं और डेवलप करते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम प्योरली नोमैडिक लाइफस्टाइल टू बार्बरिज्म। ठीक है, उसके बाद आ गया हम आ जाते हैं हम बार्बरिज्म के बाद आता है कल्चरल सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन में क्या होता है, ये आ जाती है सबसे एडवांस्ड स्टेज जो है, इसे हम क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन। इसमें क्या होता है, राइटिंग लैंग्वेज और एडवांस टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोसाइटी जो होती है वो बिल्कुल डेवलप्ड स्टेज में चली जाती है। और इसमें क्या होता है, सिटीज के और गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ लॉ ये सब इस्टेब्लिश हो जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं। वो किसमें होते हैं, सिविलाइजेशन में। पहले में क्या, सेवेजरी में क्या है, इसमें अर्ली मैन का कंसेप्ट दिया हुआ है। और दूसरे में क्या है, बार्बरिज्म में जब ट्रांजिशन आता है और एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और एनिमल डोमेस्टिकेशन की वो स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद आता है सिविलाइजेशन। इसमें क्या होता है, बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज होना शुरू हो जाता है और सिटीज बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म होना शुरू हो जाती है, नेशन स्टेट का कंसेप्ट आ जाता है। उसके बाद सिस्टम ऑफ लॉ जो है वो बन जाता है और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले सकते हैं कोर्ट्स का, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिस का। तो ये सब क्या किस में आ जाता है, सिविलाइजेशन में। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे अगले थिंकर जो है, उनका नाम है हर्बर्ट हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो 19th सेंचुरी के सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में कहा है। ओके, तो इन्होंने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का यूज किया है एक्सप्लेन करने के लिए सोसाइटल एवोल्यूशन को। जो सोसाइटी की एवोल्यूशन हुई है, वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो हमारा कंसेप्ट है बायोलॉजी का, उसको यूज किया है सोसाइटी की एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने में इन्होंने। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में क्या है, ये कंसेप्ट है चार्ल्स डार्विन का, जो लिया हुआ है थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। जो उसका कंसेप्ट है, चार्ल्स डार्विन का ये कंसेप्ट है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और ये जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, उससे लिया हुआ है। ओके, तो स्पेंसर ने क्या किया, चार्ल्स डार्विन का जो आइडिया है वो नेचुरल सिलेक्शन का टू सोसाइटी फॉर जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, वो उठाया उसने। तो वो सोसाइटी के साथ उसने मैच करने की कोशिश की। उसने कहा कि जो सबसे
फिट सोसाइटी होगी, जो सबसे फिटेस्ट होगा वही आगे बढ़ेगा। उसने क्या किया, सुजेस्ट किया जो सोसाइटी है जो इवॉल्व होती है वो डेवलप होती है इन द सिमिलर वे एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हैं और डेवलप होते हैं, उसी तरीके से क्या है, जो सोसाइटीज हैं वो भी इवॉल्व होती हैं और डेवलप होती हैं। जैसे ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट के, उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसी तरीके सर्वाइव करते हैं और थ्राइव करते हैं, उसी तरीके से जो सोसाइटीज हैं वो भी इवॉल्व करती हैं। उनका भी प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन एंड वो सब सेम होता है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, वही सर्वाइव करेगी सोसाइटी जो कि सबसे फिट होगी और सबसे फिटेस्ट होगी। सेम जैसे कि जो चार्ल्स डार्विन ने बोला था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट दिया था, जो सबसे फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा वही आगे जाएगा और उसी की जीन्स आगे पास ऑन होगी। सेम ऐसा ही सोसाइटी में जो सबसे फिटेस्ट होगी, उसी के आगे ट्रेड्स, उसी के आगे कल्चरल वैल्यूज सब पास ऑन होंगी आगे। उसके बाद उसने इसी को आगे सोशल एवोल्यूशन के रूप में डाला। उसके बाद इसने कहा कि सोशल एवोल्यूशन में क्या होता है, स्पेंसर ने इसके आइडिया को आगे और आगे थोड़ा लेके गया और उसने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के कंसेप्ट को बदल दिया सोशल एवोल्यूशन में। तो उसने बोला कि सोशल एवोल्यूशन का हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट को समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो था, उसको हम समझते हैं कि कैसे जो ह्यूमन स्पीशीज़ या जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं, कैसे उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। सेम हम जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए हम सोशल एवोल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। और उसने आर्ग्यू किया जो सोसाइटीज़ हैं वो इवॉल्व होती हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। बिल्कुल सिंपल बेसिक सोसाइटी से लेके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इवॉल्व होती है। सेम ऐसे ही जैसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके एडवांस्ड एंड ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स जैसे डेवलप हुए हैं वैसे। तो उसके बाद आगे हम टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की टाइप्स, जो दो मेन टाइप्स हैं जो हमने यहाँ पे पढ़नी है, वो है एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और दूसरी है कल्चरल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में क्या होता है, दिस इज अबाउट चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर ए टाइम। इसमें क्या होता है, जब चेंज आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिजम्स में टाइम के साथ। It is like how animals and plants gradually change and adapt to their environments over many generations. In sociology, biological evolution can influence aspects of human behavior and traits, but it mainly focuses on physical and genetic aspects of our development. ये जो biological evolution है, ये बताता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे डेवलप हुए हैं टाइम के साथ, और ये ग्रेजुअली कैसे चेंज आया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उन्होंने कैसे जो अपने एनवायरनमेंट है उसको अडेप्ट किया है। आपको पता है जो ह्यूमन स्पीशीज है होमो सेपियन, वो सबसे पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से निकले, तो वो बाद में पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में, अमेरिका में, हर एक कॉन्टिनेंट में फैल गए। तो यूरोप का जो कोल्ड एनवायरनमेंट था, उन्होंने उसको भी अडेप्ट कर लिया। तो उनमें कैसे उन्होंने कैसे इवोल्यूशन आई, कैसे इवॉल्व किया कि उन्होंने उसको अडेप्ट कर लिया, ये सब इन्होंने समझाया हुआ इसमें। तो सेम ऐसे ही जैसे ये इस ऑर्गेनिजम्स का हो गया, जैसे ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट करते हैं, सेम इसी को हम यूज़ कर सकते हैं सोशियोलॉजी में बताने समझाने के लिए कि जो सोशियोलॉजी में भी इस कंसेप्ट का बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का यूज़ होता है। कैसे कि सोशियोलॉजी में जो ह्यूमन स्पीशीज है, जो हम ह्यूमन जो हैं, जो सोसाइटी को फॉर्म करते हैं, उनमें भी इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है, जो ट्रेड्स हैं वो कैसे पास ऑन होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन ट्रेड्स जो हैं वो कैसे पास ऑन हुए हैं, कैसे इवॉल्व हुए ह्यूमन स्पीशीज, किस तरीक़ा से वो फंक्शन करते हैं। और ये जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है, हम इसको ये जो है बेसिकली वो फोकस करती है फिजिकल और जेनेटिक एस्पेक्ट्स में, जो डेवलपमेंट के हैं ह्यूमंस बिहेवियर और ट्रेड्स के। तो उसके बाद आ गया कल्चरल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में आ गया कि ह्यूमन जो है वो कैसे डेवलप हुए हैं, ह्यूमन ट्रेड्स और ह्यूमन बिहेवियर कैसे पास ऑन हुआ है, और वो भी जेनेटिक और फिजिकल। ह्यूमन ट्रेड्स जैसे कि आपने अपने पेरेंट्स से कौन से ट्रेड्स लिए हैं, अपने पेरेंट्स जो आपके जीन्स पेरेंट्स से आप पे पास ऑन हुए हैं, और उन जीन्स उस जेनेटिक कोड में आपने कौन कौन से ट्रेड्स और बिहेवियर जो है अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। उसके बाद आगे मतलब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ही मतलब इसको जो इनहेरिट किए हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। जो इनहेरिटेड जो ट्रेड्स हैं, इनमें चेंजेस आते रहते हैं, म्यूटेट होते रहता है, अपना म्यूटेट नहीं कह सकते हम इसे, इवॉल्व होता रहता है। तो धीरे धीरे जो इसमें चेंजेस आते रहते हैं,
तो इसे कहते हैं हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन में दूसरा जो आ गया हमारा वो है कल्चरल एवोल्यूशन। कल्चरल एवोल्यूशन में क्या है, इसमें बताता है कि कैसे जो सोसाइटीज हैं और कल्चर्स हैं वो चेंज होते हैं और डेवलप होते हैं टाइम के साथ। ठीक है, कैसे डेवलप होते हैं और चेंज होते हैं टाइम के साथ सोसाइटीज और कल्चर्स। तो इट इज़ नॉट अबाउट फिजिकल बॉडीज बट अबाउट द आइडियाज। इसमें क्या था बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में, फिजिकल जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे चेंज होता है, ह्यूमन जो ट्रेड्स हैं किस तरीके से, हाइट वगैरह, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो होते हैं, जो नॉर्मली जो पॉपुलेशन है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, वो क्या है, वो स्प्रिंटिंग वगैरह में बाकी कॉन्टिनेंट्स से थोड़ी एडवांस है। तो उनको ऐसे ट्रेड्स कैसे पास ऑन हुए, ये सब बताता है कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुई। तो उसके बाद आ गया कल्चरल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में सब फिजिकल, कैसे ह्यूमन स्पीशीज, हर कॉन्टिनेंट में अलग फिजिकलिटी हमें दिखती है, हर कॉन्टिनेंट में अलग फिजिकल ट्रेड्स हैं ह्यूमन ह्यूमन स्पीशीज के। तो सेम ऐसे आके कल्चरल एवोल्यूशन में हर कॉन्टिनेंट में हर एक रीजन में अलग कल्चर चलता है। तो इसमें कैसे एवोल्यूशन और चेंजेस आते हैं, इसको हम बोलते हैं कल्चरल एवोल्यूशन। इट इज नॉट अबाउट फिजिकल और फिजिकल बॉडीज। तो ये समझ लिया हमने ऊपर। तो इसमें क्या होता है, आइडियाज, कस्टम्स और टेक्नोलॉजीज में जो चेंज आता है हम उसे क्या कहते हैं, कल्चरल रेवोल्यूशन। and ways of living that societies pass down from one generation to another। इसमें बता दिए कल्चरल रेवोल्यूशन में आइडियाज, कस्टम्स, टेक्नोलॉजीज और वेज ऑफ लिविंग है जो सोसाइटी पास ऑन करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चरल एवोल्यूशन। कल्चरल एवोल्यूशन क्या करती है, वो इन्वॉल्व करती है सोसाइटी के लिए जो लर्न, क्रिएट और इम्प्रूव करती है द वेज ऑफ डूइंग थिंग्स ओवर टाइम। ओके, ये हो गया कल्चरल एवोल्यूशन। उसके बाद हम आ जाते हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एवोल्यूशन। जो मेन हमने पढ़ना है वो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एवोल्यूशन है। उसमें है, एक है क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल, दूसरा है न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल। तो इसमें जो दो हैं, एक है क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल, एक है न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल। क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल में एक है ब्रिटिश एवोल्यूशनरी स्कूल, दूसरा है जर्मन क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल, तीसरा है अमेरिकन क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल। ठीक इसी तरह न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल में है एक ब्रिटिश न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल, एक है अमेरिकन न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल। ओके, हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल क्या होता है। क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल जो है, ये जो थ्योरी है ये सबसे पहले डेवलप हुई है 19th सेंचुरी में एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट के द्वारा। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या है, ये यूनिलीनियर एवोल्यूशन के ऊपर फोकस करती है, थ्री स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर फोकस करती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ऊपर फोकस करती है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट और लीनियर डेवलपमेंट। यूनिलीनियर कैसे, ये जो है क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल है ना, इसके जो थिंकर्स हैं वो उन्होंने वो बेसिकली बिलीव करते हैं कि जो सोसाइटी है वो यूनिलीनियर पाथ पे डेवलप हुई है। वो सिंपल से कम्प्लेक्स पर जाती है, सिंपल से, बिल्कुल सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाती है। और उसके बाद थ्री स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन हमने ऊपर एग्जांपल जैसे कि हमने पढ़ा है ऊपर अगस्ट कॉम्टे, और उसके बाद जो दूसरा था हमने किसका पढ़ा था, ये देखिए, हमने पहला पढ़ा है अगस्ट कॉम्टे, इसकी थ्री स्टेजेस हमने पढ़ी, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, साइंटिफिक स्टेज। उसके बाद हमने पढ़ी लुइस हेनरी मॉर्गन की सवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। हमने ये जो तीन तीन इसकी थ्योरीज पढ़ी हैं। तो ये थ्री स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन जो है, ये है क्लासिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी में थ्री स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन है। तो उसके बाद आगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो हमने पढ़ा, जो उसने लिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने जो चार्ल्स डार्विन से लिया था, वो कंसेप्ट जो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसे सोसाइटी में जो सबसे बेस्ट है वो आगे पास ऑन होगा ट्रेड, और बाकी सब जो होंगे वो उसी वक्त मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में क्या है, ये टूवर्ड्स एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स में चलता है। ये जो सोसाइटी है सिंपल से एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में चलता है। फॉर एग्जांपल पहले का बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस थी, बिल्कुल बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस थी सोसाइटी की, धीरे धीरे अब कम्प्लेक्स होती गई। अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अब जैसे कितने सारे बिजनेस आइडियाज पे वर्क चलता है, कितने सारे काम चलता है। अब ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होती है इसमें। और लीनियर डेवलपमेंट में क्या है कि जो ये कहते हैं कि जो ये थिंकर्स हैं क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल के जो थिंकर्स हैं, ये कहते हैं कि लीनियर डेवलपमेंट है, कहते हैं कि जो प्री डिटरमाइंड और इरिवर्सिबल पाथ है सोसाइटल एवोल्यूशन का, जो सोसाइटी इवॉल्व होती है, जो सोसाइटी इवॉल्व होती है उसका प्री डिटरमाइंड और इरिवर्सिबल पाथ है। मतलब कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते, वो जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है वो होती रहेगी, तो होती जाएगी। तो हमने पढ़ा है जैसे कि इसने हमने पढ़ा उसका
अगस्त कॉम्ते का, थियोलॉजिकल से मेटाफिजिकल से, उसके बाद तीसरा था पॉजिटिव स्टेज। तो इरिवर्सिबल है, मतलब कि ये थियोलॉजिकल स्टेज से मेटाफिजिकल स्टेज ये रिवर्स नहीं होगा, सीधा जाएगा, थियोलॉजिकल से जाएगा मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल से जाएगा पॉजिटिव स्टेज में। और सेम लुइस हेनरी मॉर्गन का हमने पढ़ा, सेवेजरी से बार्बरिज्म से, उसके बाद उसने बताया था सेवेजरिज्म, उसके बाद बार्बरिज्म, उसके बाद सिविलाइजेशन। तो ये भी इरिवर्सिबल है, ये पीछे नहीं आएगा, ये आगे ही जाएगा, लीनियर डेवलपमेंट है। उसके बाद डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एवोल्यूशन में हम क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल्स में हम पहला पढ़ेंगे ब्रिटिश क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल। इसके जो थिंकर्स हैं वो हैं H.J.S. मेन, G.F. मैक्लिनन, उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर का हमने सोशल डार्विनिज्म जो पढ़ लिया है वो हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। उसके बाद ईबी टॉयलर, जो ईबी टॉयलर है वो कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, उनकी सेम काइंड ऑफ माइंडसेट होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, विच इज कॉल्ड साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो जो ह्यूमन काइंड है वो क्या करती है, वो सेम एवोल्यूशनरी स्टेज से जाती है फॉलोइंग द ऑर्डर एमिनिज्म, पॉलीथिज्म एंड मोनोथिज्म। उसने बताया कि जो ये सोसाइटी है वो इवॉल्व होती है सेम स्टेज से, एमिनिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म सेम। मैंने आपको ऊपर बताया कि ये क्या है, ये 3 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन के इन्होंने ज़्यादा कंसेप्ट दिए हैं जो क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल के थिंकर्स हैं। तो सेम यहाँ पे एनिमिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म, ये जो हमारे जो थिंकर हैं ईबी टॉयलर हैं, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि जो सोसाइटी है वो इवॉल्व होती है इन स्टेजेस में। तो इसको हम और सेम माइंडसेट के साथ वो इवॉल्व होती है हर जगह, ये इस तरीके से इवॉल्व होती है सोसाइटी। इसे हम क्या कहते हैं, क्लासिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी। और ये ब्रिटिश क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल का पार्ट है, ये जो हमारा थिंकर है। उसके बाद आ गया अमेरिकन क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल। इसमें क्या है, जो थिंकर है उनका नाम है लुइस हेनरी मॉर्गन, जिनका हमने पढ़ा भी है, पहले भी पढ़ा है। ये क्या करते हैं, विश्वास करते हैं सोसाइटल डेवलपमेंट के, और ये इनके 3 ब्रॉड स्टेजेस हैं, वही जो हमने पढ़े ऊपर, सेवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन। उसके बाद है तीसरा जर्मन क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल। इसमें क्या है, जो थिंकर है वो है जे बेकोफेन, उसके बाद एडोल्फ बेस्टीन, उसके बाद ये आ गया। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके क्रिटिसिज्म है, क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल को जो क्रिटिसाइज किया गया, उन्होंने क्या कहा कि जो क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल है वो उसने बहुत सारे क्रिटिसिज्म जो है वो फेस किए। पहला तो ये कि वो यू सेंट्रिक है, उसके बाद एथिनोसेंट्रिक है, उसके बाद ओवर सिंप्लीफिकेशन है, डाइवर्स सोसाइटीज है, हमारी सोसाइटीज कितनी डाइवर्स है, हर एक सोसाइटी अलग तरीके से फंक्शन करती है, हर एक सोसाइटी की माइंडसेट अलग होता है, हर सोसाइटी के लोगों के सोचने का तरीका, हर एक सोसाइटी का फंक्शनिंग अलग होती है, हर सोसाइटी अलग नॉर्म्स है, हर सोसाइटी के अलग वैल्यूज हैं, आप ये समझ रहे होंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि जो इसके क्रिटिसाइजर्स थे जो इस क्लासिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी के, उन्होंने बोला कि ये ओवर सिंप्लीफाइड है, जो डाइवर्स सोसाइटीज है उनको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्रिटिसाइजर्स ने आर्ग्यू किया कि ये नेग्लेक्ट करती कल्चरल डाइवर्सिटी को। सेम मैंने बताया कि वो बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी डाइवर्स कल्चरल जो नॉर्म्स वैल्यूज हैं, उनको ये बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा सिंपलीफाई वे में एक्सप्लेन कर देती है। तो उसके बाद ये एडिक्वेटली क्या करती है, कंसिडर नहीं करती अल्टरनेटिव पाथ ऑफ डेवलपमेंट को। उसके बाद आ गया जी हमारा नियो क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो है, ये पहला तो आ गया मल्टी लीनियर एवोल्यूशन। इसमें क्या कहते हैं, जो इसके जो थिंकर्स हैं उन्होंने क्या प्रपोज किया, जो सोसाइटी है वो इवॉल्व हुई हो सकती है मल्टीपल पाथ में, जो हर एक सोसाइटी है उसका अपना अलग पाथ हुआ हो सकता है जिसमें वो इवॉल्व हुई हो सकती है। तो इन्होंने ये कहा है, हुई हो रही होगी, उन्होंने ये कहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर यूनिक हिस्टोरिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो जो मल्टी लीनियर एवोल्यूशन है, इसमें उन्होंने बोला कि हर सोसाइटी की अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अपने यूनिक कल्चरल इन्वायरमेंट, अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग हैं, तो हर एक सोसाइटी अलग तरीके से इवॉल्व हुई हो सकती है। तो मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं, मल्टीपल एवोल्यूशंस हो सकती हैं, इसको बोला इन्होंने मल्टी लीनियर एवोल्यूशन। उसके बाद आ गया कल्चरल इकोलॉजी। कल्चरल इकोलॉजी में उन्होंने बोला कि जो सोसाइटी है वो उसने अडेप्ट किया हो सकता है डिफरेंट, मतलब कि जो कल्चरल एवोल्यूशन है उन्होंने डिफरेंट नॉर्म्स वगैरह उसको अडेप्ट किया हो सकता है। डिफरेंट जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, हर एक सोसाइटी की कंडीशंस, जो इन्वायरमेंट होता है उनके अराउंड वो अलग होता है। तो उन्होंने
हर एक कल्चर ने अलग तरीके से इवॉल्व किया हो सकता है, उन्होंने ये कहा। उसके बाद आ गया लेवल्स ऑफ सोसाइटल इंटीग्रेशन। तो अलग अलग लेवल हो सकते हैं सोसाइटल इंटीग्रेशन के। उसके बाद आ गया टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म इसमें कहता है कि जो हमारे जो मेन थिंकर हैं वो इसमें लेस्ली वाइट है, उन्होंने बोला कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो है प्राइमरी ड्राइवर है जो सोसाइटल एवोल्यूशन की। जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वही एक प्राइमरी जो है वो ड्राइवर है सोसाइटल एवोल्यूशन की। जो हमारे लुईस वाइट है उन्होंने ये बोला, जो हमारे थिंकर हैं इसके न्यू क्लासिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी को, उन्होंने ये कहा। उसके बाद आ गया कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। तो जो सोसाइटी उसमें कॉन्टिन्यूटी के साथ चेंज आता रहता है, इन्होंने ये बोला। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पहले जो है न्यू क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल। उसमें आगे पहले जो हमारे थिंकर हैं वी गॉर्डन चाइल्ड। तो ये जो है हमारे ब्रिटिश नियो एवोल्यूशनरी स्कूल के हैं। तो इन्होंने बोला कि जो इन्होंने कंसेप्ट दिया सोसाइटी की एवोल्यूशन का, सबसे पहले क्या था पैलियोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक, उसके बाद ब्रॉन्ज एज, उसके बाद आयरन एज। तो पैलियोलिथिक आ गया। सबसे पहले क्या था जो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन की इन्होंने बात की। जो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन हुई वो कैसे हुई, जो इन्होंने बोला कि बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन प्रोपाउंडेड दैट द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर पासिस थ्रू फोर मेजर पीरियड्स। जो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन है वो ऑफ कल्चर है वो पास हुई होगी फोर मेजर पीरियड से। पहली आ गई पैलियोलिथिक, ये हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। तो ये डिफरेंट स्टेजेस से पास हुई होगी। तो इसको उसने कंसेप्ट दिया यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म, इसने बोला इस कंसेप्ट को। तो इसमें हमने पहले भी बात की, जो लेस्ले वाइट है इन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बताया कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो प्राइमरी ड्राइवर है सोसाइटल एवोल्यूशन का। उसके बाद जूलियन स्टीवर्ट जो हैं वो कहते हैं कि जो इन्होंने थ्योरी एक डेवलप की मल्टी लीनियर एवोल्यूशन की थ्योरी जो है वो जूलियन स्टीवर्ट ने डेवलप की। जिन्होंने बोला कि जिन्होंने एक्नॉलेज किया जो बोथ एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिलीनियर एंड द यूनिवर्सल थ्योरीज। इन्होंने बोला कि जो मल्टी लीनियर पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन है जो स्टीवर्ट है, उन्होंने बोला कि जो पैटर्न ऑफ स्टेजेस ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट है वह डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चरल एरियाज एंड सब एरियाज। जो मल्टी लीनियर एवोल्यूशन के बारे में हमने ऊपर भी बात की थी, जो सोसाइटीज हैं वो डिफरेंट अपनी अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने अपने तरीके से वो इवॉल्व हो रही होंगी अपने अपने वेज में। जिस तरीके हर सोसाइटी का अपना एक कल्चरल जो वैल्यूज है, अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी है, मतलब कि हर एक सोसाइटी जो है अलग इन्वायरमेंट में इवॉल्व होती है। उन्होंने इस बारे में बात की जो मल्टी लीनियर एवोल्यूशन। इन्होंने एक्नॉलेज किया कि बोथ यूनिलीनियर भी और यूनिलीनियर को भी सपोर्ट किया, यूनिलीनियर थ्योरी को भी सपोर्ट किया, और साथ में मल्टी लीनियर एवोल्यूशन की जो थ्योरी है इन्होंने जो प्रपोज की उस पर भी इन्होंने जोर डाला कि जो सोसाइटी है वो डिफरेंट सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हो रही हैं एक साथ। तो ये जो न्यू क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल है, जो इसके थिंकर्स हैं इन्होंने बेसिकली क्रिटिसाइज किया हुआ है क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल के थिंकर्स को, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो यूरोसेंट्रिक उनकी अप्रोच रही है, उन्होंने यूरोप को सेंटर पे रख के, जो यूरोप की सोसाइटीज है उनको सेंटर में रख के, तो बाकी पूरे वर्ल्ड की सोसाइटीज को भी उन्होंने यही समझ के, उन्होंने इसी तरीके समझ के थ्योरीज बनाई कि जो यूरोप है जिस तरह से उसकी सोसाइटीज, यूरोपियन कॉन्टिनेंट है जिस तरह से उसकी सोसाइटीज इवॉल्व हुई हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, सेम इसी तरह से बाकी वर्ल्ड की सोसाइटीज इवॉल्व हुई हो सकती हैं। तो ये हो गया हमारा न्यू क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हम एक बार से क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा जो है हमारा एवोल्यूशन होता क्या है, इसका मीनिंग पढ़ा, एवोल्यूशन का क्या मीनिंग है। उसके बाद हमने पढ़ा सोशल एवोल्यूशन क्या होता है, हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा अगस्त कॉम्टे की थ्योरी, जो थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज, साइंटिफिक स्टेज, इसको पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा लुईस हेनरी मॉर्गन की जो 3 स्टेजेस हैं, सेवेजरी, बार्बरिज्म और कल्चर सिविलाइजेशन, कैसे अर्ली मैन से आगे बढ़ के बार्बरिज्म, एग्रीकल्चर का और
एनिमल को टेम किया गया ह्यूमन स्पीशीज के द्वारा। उसके बाद सिविलाइजेशन, जो एडवांस सिविलाइजेशन आज की है, उस वहाँ तक सोसाइटी कैसे पहुंची, ये जो लुइस हेनरी मॉर्गन है, इन्होंने इन 3 स्टेजेस के बारे में बताया। तो उसके बाद आगे हमारे हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने ऑर्गेनिक जो एवोल्यूशन है, जो हमारा बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, उसको उन्होंने उठाकर सोशियोलॉजी में डाल दिया और उसको नाम दिया उन्होंने सोशल एवोल्यूशन। उसके बाद आगे हमारे टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन में हमने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कल्चरल एवोल्यूशन। तो उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एवोल्यूशन। एक हमने पढ़ा क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल, जिसमें ब्रिटिश, जर्मन और अमेरिकन अमेरिकन 3 हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल, जिसमें ब्रिटिश न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल है, उसके बाद अमेरिकन एवोल्यूशनरी न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल है। तो उसके बाद हमने ये पढ़े। तो इसके हमने कुछ थिंकर्स पढ़े। ईवी टॉयलर पढ़ा, जो हमारा ब्रिटिश क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल का है। उसके बाद हमने अमेरिकन का जो है ल्यूइस हेनरी मॉर्गन, इसको पढ़ा। उसके बाद हमने क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल का जो है वो क्रिटिसिज्म देखा। उसके बाद हमने पढ़ा नियो क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल, इसमें हमने जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो देखे। उसके बाद हमने इसके जो वी गॉर्डन चाइल्ड, ये जो हैं हमारे थिंकर हैं, इनके हमने जो ब्रिटिश न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल है, इनके बारे में पढ़ा थोड़ा। और उसके बाद हमने देखा लेस्ले वाइट और जूलियन स्टीवर्ट के बारे में। तो आज इस वीडियो का यहीं पे होता है एंड थैंक यू।